देखिए, नौजवान हर चुनाव में नौजवान को क्या चाहिए? नौजवान को नौकरी चाहिए, नौजवान को सम्मान चाहिए, नौजवान को अधिकार चाहिए। निश्चित रूप से कोई भी जो नौजवान है उसको यही सब चाहिए। अब वो नौजवान सकारात्मक चीज़ों की तरफ जाना चाहता है, उसको खोखले वादे नहीं चाहिए, उसको झूठे वादे नहीं चाहिए, उसको झूठे दिलासे नहीं चाहिए। उसको राजनीति में भी भागीदारी करना है, उसको जो है शिक्षा में भी आगे जाना है, उसको हर क्षेत्र में आगे जाना है। तो निश्चित रूप से नौजवानों को एक उम्मीद है अपने जो ये राजनीतिक दल हैं कि वे सत्ता में आएंगे तो हमारे हितों की आवाज़ उठाएंगे। जो नारा 400 पार और संविधान बचाने का था, उसके पसोपेश में जनता उलझती रही और जनता के वोटों का जो बिखराव जो है इस परिणाम पर असर डालेगा। देखिए, युवाओं की बात करें, युवाओं को तो नौकरी चाहिए, सर्विस चाहिए। उन्होंने परीक्षाएं तमाम दी हैं, तमाम पेपर लीक हुआ, परीक्षाएं दी हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पाई। हालांकि उसमें आसानी में था कि पेपर लीक हुआ तो पेपर निरस्त भी हुआ। अगर निरस्त हुआ तो इसका मतलब कमियां पाएंगी, तो निरस्त हुआ यानी गड़बड़ तरीके से सिलेक्शन नहीं होने दिया गया, ये देखा जाए। और एक बड़ा वर्ग बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा को लेकर भी वोट किया है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है, जो मूल चीजें हैं, हाला अगर देखा जाए तो इस चुनाव में ये मुद्दे गायब रहे। नमस्कार दोस्तों, लोकसभा 2024 का शोर समाप्त हो चुका है। युद्ध जो चल रहा था उसकी समाप्ति का बिगुल बज चुका है आज। तो पूरे देश में जिस तरीके से सारे राजनीतिक दल लोक लुभावने वादे व एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करके चले आ रहे थे, तो हम बात करते हैं आज अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट की और जानेंगे यहां कौन से मुद्दे हावी थे, कौन से और किस तरह खसके हैं, किसका पलड़ा भारी है। तो इस सीट की समीक्षा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले हम इनका परिचय कराते हैं। सबसे पहले है अश्विनी मिश्रा जी, जो इस समय अमर उजाला के ब्यूरो प्रमुख हैं। इन्होंने लगभग 30 वर्षों से अम्बेडकर नगर जनपद में अपनी सेवाएं लगातार देते चले आ रहे हैं। दूसरे हैं रामशक्ल यादव, जो इस समय दैनिक भास्कर के ब्यूरो प्रमुख है और 20 वर्षों से, करीब 20 वर्षों से अपनी सेवाएं अम्बेडकर नगर को दे रहे हैं। और तीसरे हैं हमारे परम मित्र हनुमान प्रताप सिंह, जो लगातार सहारा समय टीवी चैनल और सहारा अखबार के ब्यूरो प्रमुख रहे। ये 3 ऐसे स्तंभ हैं जिन्होंने कई चुनाव को देखा है, कई चुनाव के बारीकियों को देखा है और परखा है। अपनी लेखनी, अपनी कलम से कहीं न कहीं लोहा भी बनवाया है। तो आज इन 3 अपने खास मेहमानों से इस अम्बेडकर नगर सीट की समीक्षा करते हैं और जानते हैं कि क्या निकल आ सकता है परिणाम। सबसे पहले हम आप तीनों से जानने का प्रयास करेंगे कि आप लोगों ने 2024 के इस लोकसभा चुनाव को, अम्बेडकर नगर के इस चुनाव को बहुत बारीकी से देखा है और इस चुनाव में ऐसे कौन से मुद्दे थे जो हावी थे, आप लोगों ने बहुत करीब से देखा है। तो बताएं, सबसे पहले हम अश्विनी जी से जानना चाहेंगे कि इस चुनाव को आप किस नजर से देखते हैं? धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं प्राइम 7 के सभी दर्शकों का आभार जताता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस भीषण गर्मी के मौसम में वे सभी लोग अपने को सुरक्षित रखने पर पूरा ध्यान रखेंगे। मेरी सभी से ये अपील है कि पहले खुद को सुरक्षित रखें, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नूर आलम जी, जहाँ तक आपने 2024 के परिदृश्य की बात की है, तो मुझे लगता है कि यह चुनाव न सिर्फ अम्बेडकर नगर संसदीय सीट वरन पूरे देश में एक नया संदेश देने जा रहा है। सरकार किसकी बनेगी, सांसद कौन होगा, उससे आगे बढ़कर मेरा यह मानना है कि यह चुनाव बहुत सारे संदेश देने वाला साबित होगा। जीत हार किसी की भी होगी, किसी एक पक्ष की जीत होगी, दूसरे पक्ष की हार होगी, लेकिन इस चुनाव से काफ़ी बड़े मैसेज निकलेंगे और ऐसा संदेश निकलने जा रहे हैं जो निश्चित रूप से लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे, जो निश्चित रूप से अम्बेडकर नगर की जनता के हितों को तय करने वाले साबित होंगे। इसलिए क्योंकि यह चुनाव ऐसा है जिसमें तमाम भावनात्मक मुद्दे, जिसमें तमाम जो एक जिसको कहते हैं कि अनावश्यक जो वातावरण तैयार करने की जो है पॉलिटिकल कोशिश होती है, उससे हटकर ये चुनाव होने जा रहा है। वो सभी पक्षों के लिए मेरा ये कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। रामशक्ल जी, आप बताएं कि 2024 का ये अम्बेडकर नगर लोकसभा चुनाव आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, 2024 का चुनाव बड़ा ही अहम चुनाव है
और जनता पिछले 10 साल जो केंद्र में जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है, बड़ी उम्मीद पाले हुए थे। जनता को इस बात की उम्मीद थी कि हमारी बेरोजगारी दूर होगी और जो सरकार ने हमारे लिए या जनता के लिए जो वादे किए हैं वो पूरा करेगी। जनता ने जो उम्मीद पाली, सरकार ने तमाम मुद्दों पे, तमाम चीज़ों पे, जैसे आवास हुआ, पीएम किसान निधि हुआ और फिर ये 5 किलो अनाज जो फ्री में रहता रहा, ये सारी योजनाओं से जनता को संतुष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन इसके बावजूद जनता को उम्मीद थी कि बड़े अच्छे दिन आएंगे, खाते में हमारे 15 लाख रुपए आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें पूरी नहीं हुई। आज के जो दौर में एक बड़ा मुद्दा राम मंदिर का भी था। राम मंदिर का मुद्दा इस चुनाव में फिलहाल जनता के बीच कोई अहम स्थान नहीं रखा। जनता ये जान चुकी थी कि हाँ, राम मंदिर बनना था, राम मंदिर बन गया, कोर्ट का आदेश आया, राम मंदिर बन गया, लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। इसके बावजूद भाजपा ने नारा दिया कि 400 पार। कहीं से ये बात भी उनकी तरफ से ही ये आई कि 400 पार अगर हमारी सीटें आएंगी तो संविधान बदल दिया जाएगा। ठीक है, कई बड़े नेताओं ने बोला और बाद में उसको विपक्ष ने अपना मुख्य मुद्दा बनाया और ये बताया कि ये बाबा साहब का संविधान जो है 400 पार होते ही संविधान बदल जाएगा। तो उससे जो दलित समाज है, तो अति पिछड़े जो लोग हैं, उनमें ये भावना गई कि इससे बाबा साहब का संविधान अगर बदल जाएगा तो हमारा अधिकार छिन जाएगा। तो एक जो मतदाता, जैसे अम्बेडकर नगर को ले लिए, कोर मतदाता हुआ करता था बसपा का, उसमें भी इस बात का जो है चर्चा तेज हुई, बहस छिड़ा और जो समाजवादी पार्टी को विशेषकर वोट जो बसपा का कोर वोटर जो है करता नहीं था, उसमें भी बिखराव हुआ और भाजपा में न जाके वो समाजवादी पार्टी में भी जाता दिखाई दिया। बहुत बहुत धन्यवाद राम सकल जी। अब हम बात करना चाहेंगे यहाँ पर अपने परम मित्र हनुमान प्रताप सिंह से। हनुमान जी, आपने बहुत बारीकी से देखा होगा इस चुनाव को, क्या लगा आपको पहली नजर में, बताएं। देखिए, पहले आपको ये बताएं कि प्राइम न्यूज़ 7 चैनल जो आपका है, जो कि यहाँ काफ़ी अच्छा खासा देखा जाता है, हर मोबाइल पर मिलता है, टेलीविज़न चैनलों पर लोग देखते हैं, आपने हमको इसके लिए मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात चुनाव की, तो चुनाव, यहाँ का चुनाव ऐसा रहा कि देखिए, अलग तरीके से कुछ चुनाव यहाँ का आपकी लड़ा गया है। जो जहाँ की जातिवाद भी हावी था, क्षेत्रवाद भी हावी था, संप्रदायवाद भी हावी था, सब हावी था, सब अपने अपने मुद्दे लेकर मैदान में थे। अब बात करें प्रत्याशियों की, तो 3 प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, आप जान ही रहे हैं। पहला देखिए, भारतीय जनता पार्टी से रितेश पांडे जी चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका कि रिजल्ट 4 तारीख को आना है। ये काफ़ी कद्दावर नेता माने जाते हैं। इनके पिता राकेश पांडे हैं, पवन पांडे हैं, चाचा कक्कू पांडे जी हैं। ये लोग पब्लिक के नेता माने जाते हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, लोग इनको काफ़ी पसंद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आते हैं इंडिया गठबंधन, जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर लालजी वर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं। कई बार मंत्री रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं और काफ़ी पब्लिक इन्हें बहुत पसंद करती है। जननायक के रूप में, लोकनायक के रूप में इन्हें पब्लिक देखती है, मसीहा के रूप में इन्हें पब्लिक देखती है। और बसपा कैंडिडेट की बात करें तो कमर हयात जी की बात करें तो भी कई बार चुनाव जीते हैं और चुनाव जीत बिहार मतलब आपके नगर पालिका का चुनाव जीते हैं, नगर पालिका के चेयरमैन रहे हैं, काफ़ी लोकप्रिय भी माने जाते हैं, इनके भी अपने समर्थक हैं। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो चुनाव बहुत कांटे की लड़ाई हुई है। त्रिकोणीय चुनाव तो नहीं हो पाया है क्योंकि भाजपा और सपा के बीच ही लड़ाई हुई है और काफ़ी चक्रव्यूह रचना भी इसमें की गई है, चक्रव्यूह के साथ लड़ाई हुई है। तो लड़ाई बड़ी कांटे की है, परिणाम कुछ भी हो सकता है। हनुमान प्रताप जी, एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे कि हमेशा देखा गया है कि अम्बेडकर नगर का चुनाव जातीय समीकरण पर बहुत अहम माना जाता है। तो ऐसे कौन से मुद्दे थे अम्बेडकर नगर में और ये जातीय समाज कितना हावी रहा है इस चुनाव में, क्या देखा आपने? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जातिगत मुद्दे तो हावी थे ही और ये राजनेता हैं, नेतागण जो हैं, ये किन प्रकार चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। इसके लिए इनको जो भी करना होगा, ये क्षेत्रवाद भी लाएंगे, जातिवाद भी लाएंगे और पब्लिक भी कहीं ना कहीं गुमराह होती है, लेकिन फिर भी पब्लिक उसको वोट देना चाहती है जो उनके क्षेत्र का विकास करे। तो
अगर इस दौर के चुनाव को देखा जाए, हमने आपसे बताया कि अलग चुनाव कुछ इस दौर का हुआ है। चुनाव क्या था इसमें कि दो मुद्दे थे। एक तो जैसे आप देख लीजिए राम मंदिर का मुद्दा था, जो कि भाई था ही, अनाज और आवास लोगों को मिल ही रहा था, एक ये मुद्दे थे। और दूसरा एक संविधान का मुद्दा था। आप देख रहे होंगे राहुल गांधी जी संविधान की बुक भी लेकर दिखा रहे थे लोगों को। तो ये कहीं ना कहीं उस संविधान वाला मुद्दा काफी अंदर तक प्रवेश कराने में विपक्ष सफल रहा। गांव गांव में ये बातें आती थी, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, कोई संविधान बदलना जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीजें गांव गांव तक पहुंच गई थी। तो एक इस क्षेत्र में, जबकि आप खुद कायदे से जानते हैं इस बात को, सीनियर पत्रकार आप हैं, कि दलित राजनीति के लिए अम्बेडकर नगर लोकसभा बहुत उर्वरा माना जाता है। 4-4.5 लाख और दलित का है। दलित मायावती जी भी कई बार यहाँ से सांसद रही हैं, एक बार विधायक भी रही हैं। और परिसीमन के बाद जब सामान्य सीट हुआ तो उसके बाद से फिर वो चुनाव यहाँ नहीं लड़ी, लेकिन फिर भी दलित राजनीति के लिए काफी उर्वरा माना जाता है। तो इन परिस्थितियों में वोट का परसेंटेज भी आपने देखा बहुत अच्छा था। तो इस हिसाब से चूंकि दोनों प्रत्याशी कद्दावर थे और कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी चुनाव के दौरान, वो भी कुछ ना कुछ प्रभाव डाल रही हैं दोनों तरफ से, तो निश्चित रूप से चुनाव बहुत टफ हुआ है और लड़ाई जो है बहुत अच्छी लड़ाई हुई है। यहाँ चिलचिलाती धूप के बावजूद भी पब्लिक खूब वोट की है। यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बताया कि जातीय समीकरण किस तरीके से चला है अम्बेडकर नगर में। अश्विनी जी आप बताएं कि जिस तरीके से हनुमान प्रकाश सिंह जी बता रहे हैं जातीय समीकरण हावी रहा है, आपकी नजर में क्या है? देखिए, अम्बेडकर नगर का चुनाव निश्चित रूप से जातीय समीकरणों वाला रहता रहा है। यहाँ ये सभी पार्टियां इसको मानती हैं और सभी क्षेत्रों में है, लेकिन अम्बेडकर नगर में खास तौर पर रहता है, क्योंकि ये अम्बेडकर नगर की जो सीट है वो विधानसभा की बात की जाए, लोकसभा की बात की जाए, तो ये सत्ता पक्ष के जाने की बजाय या विपक्ष की तरफ जाने की बजाय ये इनका अपना एक अलग मूड स्विंग है। यहाँ की जनता का जो मूड स्विंग है वो राष्ट्रीय और प्रांतीय मूड स्विंग से एकदम डिफरेंट है, एकदम अलग होता है। ये यहाँ का अपना एक नेचर रहा है। ये बीते तमाम चुनाव इसको प्रमाणित भी करते आए हैं और मुझे लगता है कि जनता इस बार भी एक अलग मूड में है और वो मूड आने वाले 4 तारीख के बाद आपको दिखेगा। जी राम शकल जी, आपने अश्विनी जी को सुना, हनुमान प्रकाश सिंह ने सुना, आपकी ने क्या देखा है जातीय समीकरण के बारे में? इस चुनाव में जातीय समीकरण क्या क्या असर रहा है, बताएं। देखिए, जातिगत आधार पर चुनाव होते हैं और चुनाव लड़े भी जाते हैं, लोग जीतते भी जातिगत आधार पर हैं। अम्बेडकर नगर संसदीय सीट क्षेत्र का जब से नए सीट का जो है परिसीमन हुआ और आरक्षण विहीन हुआ, पहले अकबरपुर संसदीय क्षेत्र सुरक्षित हुआ करता था, अब अम्बेडकर नगर जब से हुआ तब से जीतने वालों में यहाँ अधिकांश जो है, मतलब अधिकांश क्या, मतलब बोलने जानिए कि ब्राह्मण परिवार के कैंडिडेट जीते। राकेश पांडे जी जीते, डॉक्टर हरिओम पांडे जी जीते और रितेश पांडे जी अभी मौजूदा सांसद हैं भी, तो ये सारे लोग जीते रहे। अलग अलग दलों ने जाति के रूप में सबसे बड़ी बात थी वो कुर्मी बिरादरी से उम्मीदवार उतारा। भाजपा ने यहाँ जैसे विनय कटियार जैसे योद्धा को उतारा, विनय कटियार जी लड़े और मुकुट बिहारी वर्मा जी लड़े, कैप्टन मंत्री थे वो भी लड़े। और इधर समाजवादी पार्टी ने राम मूर्ति वर्मा जी को मैदान में उतारा, लेकिन उन्हें फिलहाल सफलता नहीं मिली। जातिगत आधार माने लगता है। इस बार सपा ने अपने बड़े ही कद्दावर नेता जो है लालजी वर्मा को चुनाव मैदान में उतारा, जो बसपा से राजनीति करते करते कई विभिन्न अहम पदों पर रहे हैं। अब की बात जो फैक्टर था वो था कि सब परिवर्तन या समर्थन, तो जो बदलाव की राजनीति थी उसके बेसिस पर इंडिया गठबंधन ने लालजी वर्मा को अपने मैदान में उतारा। वो पहले से ही घोषणा होने के पहले से ही चुनाव मैदान में थे और पूरी तैयारी वो अपने स्तर से कर रहे थे। ऐन वक्त पर जो सपा बसपा गठबंधन से सांसद थे रितेश पांडे जी, भाजपा ने उनको अपना कैंडिडेट बना के मैदान में उतारा है, तो जातियां भिन्न हुई, लेकिन जो पिछड़ा वर्ग था और प्लस दलित समाज, ये पूरी तरह से गोलमंद हुआ। आप अब अगड़े और पिछड़े, जो समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा दिया उसका भी असर दिखा। एक वर्ग विशेष दूसरी तरफ जाता हुआ तो बाकी एक लाभी दूसरी तरफ जाती हुई, तो ये हुआ। अम्बेडकर नगर में कुर्मी बिरादरी के मतदाता भी ठीक ठाक हैं और वो प्रभावशाली भी हैं। हर चुनाव में उनकी भागीदारी को आप नकार नहीं सकते हैं। उसी का असर हुआ कि उसका बेनिफिट लालजी वर्मा को भी इस चुनाव में भी हुआ
और भाजपा चूंकि आयन वक्त पर कैंडिडेट उतारे गए तो संगठन और पार्टी जो प्रत्याशी से उनके बीच वो तालमेल उस स्तर का नहीं दिखा जो किसी पार्टी के स्तर पर या किसी और नेता के आने से दिखाई देता। बहुत दिनों तक बीच बात का मामला चलता भी रहा, लेकिन इसके बावजूद भाजपा मजबूत उसके जो है जिले में संगठन है और कार्यकर्ताओं की फौज है, उसके बदौलत वो चुनाव को पूरी तरह से रोमांचक स्थिति में ले जाने की स्थिति में दिखाई दी। इसके बनस्पत इंडिया गठबंधन ने पूरा जोर विशेषकर जैसे यादव, दलित, कुर्मी और मुस्लिम मतदाताओं पर जोर दिया। बसपा कैडर से चूंकि लालजी वर्मा आते थे तो उन्होंने पूरा फोकस दलित समाज पर बहुत ज़्यादा किया और उसका लाभ भी दिखाई पड़ा। हालांकि बसपा बैकग्राउंड से रितेश पांडे जी भी आए थे, इनका भी फोकस दलित मतदाता था, लेकिन जो नारा 400 पार और संविधान बचाने का था उसके पसोपेश में जनता उलझती रही और जनता के वोटों का जो बिखराव जो है इस परिणाम पर असर डालेगा। रामशेखर जी ये बताएं कि इस चुनाव में सरकार लगातार ये कहती रही है कि हम फ्री अनाज, फ्री आवास, किसान सम्मान निधि और सरकार की तमाम योजनाएं दे रहे हैं, तो इस मुद्दे को लेकर के वो मैदान में थी, विकास के मुद्दों को लेकर के मैदान में थी। तो वही विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा था कि जो मुद्दे थे, जो वादे थे, वो कहीं न कहीं खरे नहीं उतरे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मुद्दे तो चुनाव आते हैं, लोग अपने अपने घोषणा पत्र में तमाम वादे करते हैं कि हम जनता के लिए ये करेंगे और कर्ज माफी करेंगे, तमाम चीज़ें आती हैं। जनता की जो मूल समस्या है, जो नौजवानों की मूल समस्या है, वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी की दिशा में सरकार ने उस स्तर का काम नहीं किया जिससे युवाओं में उनके प्रति भरोसा उत्पन्न हो। अब एक योजना थी, वहीं से आप देख लीजिए, विपक्ष को ले लीजिए। विपक्ष ने एक अग्निवीर को लेकर कहा, उसने कहा कि जैसे हमारी सरकार बनेगी हम अग्निवीर को ही खत्म कर देंगे। दूसरा एक चीज़ कहा, जो कर्मचारी हैं इतना दिनों से हैं, पुरानी पेंशन को लेकर जो उनका आंदोलन चल रहा था, उन्होंने साफ कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पुरानी पेंशन योजना जो है लागू करेंगे। निस्संदेह पुरानी पेंशन को लेकर बहुत सारे कर्मचारी हैं, उनका पूरा परिवार उन पर डिपेंड रहता है। लोग चाहते भी हैं कि हम जब सेवानिवृत्त हों अपने काम से तो हमको पेंशन मिलती रहे जिससे हमारा जीविकोपार्जन हो सके। दूसरा मामला था अनाज का, जहाँ तक मामला था कि फ्री में अनाज आया तो उसको लोगों ने कहा ठीक है सरकार है, अनाज तो दे ही रही है फ्री में। अगले ने कहा हम 10 देंगे। बात उसकी नहीं, बात यह है कि आप रोजगारों का सृजन होना चाहिए, रोजगार का सृजन नहीं हुआ। अब विपक्ष को जो मुद्दा बनाने का अवसर मिला, पेपर लीक वाला मामला, ठीक है, अगर सरकार वैकेंसी थी उस पर जो है वांट निकला, लोगों ने आवेदन किया, फिर उन्होंने जो है परीक्षा दी, अब उसका परिणाम आना चाहिए था। पेपर लीक हो जाने से वो मामला हल कहाँ हुआ? अगर ये लोगों को नौकरी मिलती तो ये पेपर लीक का मुद्दा बनता क्यों? लोगों को रोजगार मिलता, जितने भी लोग मिलते, जो भी आपकी वैकेंसी आप उसके सापेक्ष ही करते, लेकिन फिर भी वो मुद्दा तो आपने ही विपक्ष को दिया। अगर भर्ती हो जाती तो लोग बेरोजगारी कुछ न कुछ हद तक कम होती। अश्विनी मिश्रा जी, आपसे एक बहुत अहम सवाल जानना चाहते हैं कि जो यहाँ दोनों प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की, हम बात करें रितेश पांडे की और बात करें तो लालजी वर्मा की, इन दोनों नेताओं ने जिस तरीके से अपने अपने वादे, अपने अपने इरादे जाहिर किए हैं, कहीं न कहीं मुद्दों की बात की है, जनता के बीच में गए, रैलियां की है, नुक्कड़ सभाएं की है, इन दोनों नेताओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जनता क्या सोचती है और किन मुद्दों पर किनके साथ रहेगी, बताएं। कि प्रत्याशियों के तौर पर बात करें तो दोनों प्रत्याशियों का अपना एक अलग अलग व्यक्तित्व है और उनका अपना एक अलग प्रभाव है जो पूरे जिले में रहा है। जो भाजपा के प्रत्याशी हैं रितेश पांडे, उनका अपना एक व्यक्तित्व है, उनकी अपनी एक छवि लोगों में है कि वो युवा सांसद के तौर पर उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई जिले में, संसद में भी उन्होंने काफ़ी प्रभावशाली ढंग से मुद्दे रखे, तो ये सारी चीज़ें लोगों में गई। उनकी एक ईमानदार छवि है जो पब्लिक के बीच रही, तो उसका लाभ उनको मिला। दूसरी तरफ लालजी वर्मा जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनका अपना एक लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है, उन्होंने भी जिले के लिए, जिले के विकास के लिए काफ़ी कुछ किया है, तो इसलिए उनका भी जो प्रभाव है मतदाताओं के बीच, आम लोगों के बीच, तो वो भी रहा है। इसीलिए इस चुनाव में जबरदस्त टक्कर जो है वो इन दोनों प्रत्याशियों के बीच देखने को मिली है।
रामशेखर जी आप बताएं, अगर इन दोनों प्रत्याशियों की बात की जाए तो दोनों प्रत्याशियों के बारे में जनता क्या सोची है, आपने क्या देखा है, आपने क्या जनता से जाना है कि इन प्रत्याशियों के बारे में जनता क्या सोचती है? ठीक है, लालजी वर्मा जी बड़े नेता थे और बसपा के कद्दावर नेता रहे, तो उन्होंने अपने रीजन में तमाम विकास कार्य हुए। चूँकि अम्बेडकर नगर बसपा का मजबूत गढ़ रहा है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए सही माने में विकास कार्य तो बसपा रीजन में ही हुए हैं। बसपा गवर्नमेंट में ही सारे अपने चाहे मेडिकल कॉलेज ले लीजिए, आपका जिला बना बसपा रीजन में, और तमाम कॉलेज बने, इंजीनियरिंग कॉलेज बने, कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज बने। तो ये ऐसा नहीं है कि बसपा को वो था, उनका ही था। अब इनका कहने का मतलब है कि हम आए हैं, मतलब भाजपा में आए हैं बसपा कैडर से, तो अब डबल इंजन की सरकार विकास करेगी। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता, सरकार विकास तो हर क्षेत्र में करती है, बशर्ते आपका जनप्रतिनिधि किस स्तर की योजनाओं को खींचकर अपने ज़िले में लाता है, ये माने रखता है। और इसमें निस्संदेह लालजी वर्मा का जो है पल्ला भारी है। वो जब भी जिस विभाग में मंत्री रहे तो उन्होंने विशेषकर उसकी योजनाओं को अपने ज़िले में लाया। और उसका बड़ा उदाहरण आपका मेडिकल कॉलेज ही है जो सदरपुर में बना हुआ है। तो ऐसे काम, डबल इंजन की सरकार है, आपका तालमेल बनता, आप जीतेंगे, हो सकता है आप भावी जो है केंद्र में मंत्री भी बनाए जा सकते हैं। तो जनता को उम्मीद है कि आप कोई और अच्छा काम करिए, लोगों को, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। भाजपा ने अपना, उनकी जो डबल इंजन की सरकार थी, जितना हो सका उन्होंने विकास किया। औद्योगिक जो है कारखानों की स्थापना के लिए, औद्योगिक जो है उसके लिए भी उन्होंने पूरी संरचना की, तमाम काम हुए। उनके दावे हैं कि हमने हर क्षेत्र में हर वर्ग के लिए काम किया है। लेकिन अब जनता इस बात को माने, जनता अगर विकास को ही देखेगी तो उसके लिए तो बसपा सबसे बेटर था। क्यों इस पाले में फंसती कि भाजपा को दें या फिर हम सपा को वोट दें। तो उसके लिए सबसे अच्छी पार्टी कोई थी तो बहुजन समाज पार्टी थी। उन्होंने जिला बनाया, उन्होंने इतने विकास किए, मेडिकल कॉलेज बनाया, सारी चीज़ें थी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हनुमान प्रताप सिंह जी बताएं, चुनाव तो बहुत देखे आपने, प्रत्याशी भी बहुत देखा है, फिर 2024 के इस लोकसभा चुनाव में ऐसी क्या स्थिति आ गई कि अंबेडकर नगर इस समय बसपा बेहद कमजोर स्थिति में है, और बताया भी जा रहा है कि उसके जो मूल वोटर हैं कहीं ना कहीं उसका ध्रुवीकरण हुआ है। तो अगर बसपा के मूल वोटर में कहीं ना कहीं सेंध लगी है तो उनके वोटर किन मुद्दों पर गए हैं? हाँ देखिए, बहुजन समाज पार्टी तो अंबेडकर नगर से अगर कहा जाए उद्गम स्थल है ये अंबेडकर नगर उनका। यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के बहुत लोग आज भी हैं, इनके फाउंडर मेंबर्स बहुत लोग आज हैं। और यही एक कारण था कि मायावती जी यहाँ से चुनाव लड़ी, उन लोगों ने सर आंखों पर बिठाया, 3 बार सांसद बनाया, 1 बार विधायक बनाया। हलापरसीमन के बाद वो नहीं आई। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो जैसे अभी तो जो दोनों प्रत्याशी आमने सामने, रितेश पांडे जी, लालजी वर्मा जी, दोनों बहुजन समाज पार्टी में थे। लालजी वर्मा थे, रामचंद्र राजभर जी थे, ये सब कद्दावर नेता थे। ये लोग पार्टी से निकाले गए, रितेश पांडे जी ने पार्टी छोड़ा। तो अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो बसपा के ही मूल से आए हुए हैं दोनों जो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ। तो बहुजन समाज पार्टी को संगठित नहीं करने वाला कोई यहाँ मिल पाया। अगर बहुजन समाज पार्टी को कोई संगठित करने वाला यहाँ मिलेगा तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी बहुत ही लोकप्रिय पार्टी यहाँ बननी। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के अगर वोटरों की हम बात करें, बहुजन समाज पार्टी के वोटर निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी से आपकी एक अच्छी मात्रा में खिसके हैं। तो खिसके हैं तो उसमें दलित, अति दलित देखा जाए, पिछड़े वर्ग के भी उसमें लोग थे, तो वो अपना अलग अलग रास्ता चूज किए हैं। दोनों पार्टियों में लोग गए हैं, अपने अपने मुद्दे, वादे और इरादे के साथ गए। शुक्रिया। अश्विनी मिश्रा जी, आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि अंबेडकर नगर जनपद बसपा का गढ़ रहा है। एक कभी अंबेडकर नगर बसपा का अभेद किला रहा है, कोई भेद नहीं पाता था। ऐसी क्या स्थिति आ गई कि अंबेडकर नगर इस समय बसपा बेहद कमजोर स्थिति में है? बसपा मुझे लगता है कि इस चुनाव की शुरुआत से ही खुद को बाहर मानती आई है, और पूरे चुनाव में भी यही दिखा, बसपा का यही हाल। किसी बसपा का जो परंपरागत मतदाता है उसके सामने निश्चित रूप से काफ़ी भ्रम की स्थिति थी। वो अपने बसपा का जो कोर मतदाता है वो हमेशा से अंबेडकर नगर में अपनी पार्टी के साथ मतदान करता आया है। लेकिन इस चुनाव में स्थितियां एकदम से बदली इसलिए भी कि जो बसपा के फाउंडर, यहाँ के ज़िले के तमाम जो वरिष्ठ नेता रहे, उन्होंने एक एक करके बसपा से दूरी बना ली। अब बसपा के पास ले दे के सिर्फ चंद नाम बचे थे इस चुनाव में,
जिनके सहारे बसपा चुनाव में उतरी थी। तो एक तो वो कारण थे। दूसरे कारण बसपा का जो सबसे बड़ा था कि ये पहला चुनाव ऐसा हुआ जिसमें उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष इस चुनाव में यहाँ प्रचार करने अपने प्रत्याशी की नहीं आई। तो इससे भी मतदाताओं में जो उनके कोर मतदाता हैं उनमें एक अच्छा मैसेज नहीं गया कि बसपा की जो प्रमुख हैं वही इस चुनाव में उन्होंने प्रचार से किनारा किया रहा। अब जो उनके मतदाताओं को अपने पाले में करने की बात है तो उसमें इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उन्होंने भी प्रयास किया, और दोनों ही प्रत्याशियों को बसपा के जो कोर वोट हैं उनको अपने पाले में लाने में सफलता मिली है। कितनी सफलता मिली है ये 4 जून को पता चल पाएगा कि बसपा के जो वोटर हैं वो दोनों तरफ गए हैं। हम अपने तीनों साथियों से, वरिष्ठ पत्रकारों से जानने का प्रयास करेंगे कि 2014 का बिगुल जो है खत्म हो चुका है, लोगों ने वोट किया है, मुद्दों पे वोट किया है, हवा का रुख किस तरफ? देखिए, चुनावी अगर पिछले चुनाव के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो हम देखेंगे कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश में सरकार थी और सबसे उन्होंने अपने प्रभावशाली मंत्री राममूर्ति वर्मा को समाजवादी पार्टी के रूप में चुनाव लड़ाया था। तब उनको बस बामुश्किल 2.5 लाख के आसपास ही वोट मिले थे। उसके मुकाबले पिछले चुनाव में देख लीजिए, भाजपा ने कैबिनेट मंत्री जो है बिहारी वर्मा को मैदान में उतारा तो 4.65 के आसपास उनको भी वोट मिले थे। अब आंकड़ों को देखा जाए तो अगर अलग अलग, जिसमें सपा, बसपा, भाजपा ये पार्टियां अलग होकर लड़ी हैं, तो उसमें बड़ा डिफरेंट है वोटों का, लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा या 2.25 लाख के वोट का डिफरेंट आता है, अंतर है। भाजपा को भरोसा इस बात का है कि हमारे जो कोर वोटर, जो कोर हमारे मतदाता वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे और जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने जो काम किया है उसका हमको चुनाव में मिलेगा। दूसरी ओर जनता भी है, हर आदमी कभी कभी मन में आता है कि कोई बदलाव होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। तो उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं वादों को इस चुनाव में विपक्ष इंडी गठबंधन ने पूरी तरीके से हथियार बनाया और प्रयोग के तौर पर उन्हीं चीज़ों को लगा, उन्हीं मुद्दों को छुआ जो जनता से जुड़े हुए थे। यहाँ का जो चुनाव है ये यहाँ वो आए हैं, आप बताएं, पूंजीपति जैसा उनका कहना था कि पूंजीपति बनाम जो है किसान के बेटे का मुकाबला है। ठीक है, वो पूंजीपति हैं, अलग बात है, लेकिन ओवरऑल रितेश पांडे बड़े सोबर स्वभाव के, बड़े अच्छे, और युवाओं में उनकी पैठ भी है। लोग चाहते हैं कि भाई हमारे नौजवान नेता हैं तो हमारी बात को जो है ये केंद्र सरकार में रखेंगे, और अब तक सांसद के तौर पर उन्होंने बातें रखी भी हैं संसद के बीच, ये भी बड़ी उम्मीद थी। वहीं लालजी वर्मा जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और कद्दावर नेता हैं, उनको चुनाव कैसे लड़ना है ये लोग जानते हैं। लेकिन ये चुनाव में इनके नारे, इनके जो भी थे, भाजपा प्रत्याशी के तौर पर रितेश पांडे जी ने जो भी प्रचार किया, उनके नेताजी आए, जो भी कहे, उनका एक था कि हम उपलब्धियों के रथ पर हम सवार हैं। वहीं विपक्ष का कहना ये था कि हमारा चुनाव आपके मुकाबले हम नहीं लड़ रहे हैं, हमारा चुनाव जो है जनता लड़ रही है। तो जनता के बीच में ये परिवर्तन की बात मतलब सुनाई दे रही थी कि गूंज थी इस बात की कि इस बार बदलाव होगा और इस बार लालजी वर्मा जरूर जीतेंगे, ऐसा जनता में चर्चा था। मतलब जनता के रूप में जो जनता चाहती थी उसमें ये था कि लालजी वर्मा इस बार चुनाव जीत जाएंगे। दूसरी ओर जो भाजपा समर्थक थे उनका दावा था कि जो पिछले आंकड़े हैं वो हमारे पक्ष में हैं और इस बार भी जो है भाजपा प्रत्याशी की जीत होगी और रितेश पांडे जी सांसद बन के फिर दिल्ली पहुँचेंगे। अब 4 तारीख को आने वाला परिणाम, चूंकि कांटे की लड़ाई हुई है, अब बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई है, आने वाला परिणाम लोकप्रियता सिद्ध करेगा कि जो जीतेगा वो वही लोकप्रिय प्रत्याशी माना जाएगा। देखिए, ये चुनाव, पिछले कई चुनावों की बात करें तो ये पहला लोकसभा चुनाव ऐसा होने जा रहा है जिसमें परिणाम या तो बहुत ही कम वोटों का होने जा रहा है और या तो होगा तो ये भारी अंतर से आएगा, क्योंकि जो अंडर करंट है, अगर वो अंडर करंट रही तो जीत हार का परिणाम वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन करंट से क्या मतलब है? अंडर करंट का मतलब मेरे हिसाब से ये है कि या तो किसी प्रत्याशी का ज़्यादा समर्थन या किसी प्रत्याशी का ज़्यादा विरोध वो अभी उभर कर सामने नहीं आया है। लेकिन जो सामने स्थिति है वो यही है, दोनों राजनीतिक दल मान रहे हैं, दोनों प्रत्याशियों का जो खेमा है वो ये मान रहा है कि जीत हार का अंतर जो चुनाव शुरू होने से पहले वो लोग मान रहे थे कि काफ़ी बड़ा होने वाला है, वो मतदान समाप्त होते होते वो अंतर दोनों खेमों में खुद के लिए, उनके लिए काफ़ी कम होकर रह गया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे खास मेहमानों का।
राम सकल यादव जी, अश्विनी मिश्रा जी, हनुमान प्रताप सिंह जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए। जी हाँ दोस्तों, ये थे हमारे अंबेडकर नगर के वो प्रख्यात, वो स्तंभ जिन्होंने लगभग 30 वर्षों से अपनी लेखनी से बहुत कुछ लोहा मनवाया है। तो हम उनकी नजर से समझने का प्रयास कर रहे थे कि अंबेडकर नगर का ये लोकसभा चुनाव किस तरफ गया है। कहीं ना कहीं आपकी समझ में आ भी गया होगा, इनके कहीं ना कहीं इशारों इशारों में आपको ये समझ में आ गया होगा कि जनता किस मुद्दे को लेकर के आगे थी, किस मुद्दों को लेकर के आगे थी और किस मुद्दों पर वोट किया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अंबेडकर नगर जनपद बसपा का अभेद खिला रहा है। कहीं ना कहीं उसका मूल वोटर, उसके ध्रुवीकरण की बात कही जा रही है, बहुत बड़ी बात है। तो अंबेडकर नगर के बसपा के जो मूल वोटर थे उनके ध्रुवीकरण हुआ है, तो किन मुद्दे पर किसकी तरफ गए हैं और किसका पल्ला भारी का, हमने इस पर भी चर्चा की है। तो आपने देखा और सुना, आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं बाकी परिणाम तो 4 जून को ही आएंगे। ये थी हमारी समीक्षा। धन्यवाद, नमस्कार।